स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर बच्चों। आज हम अपने इस क्लास में मैथ्स क्लास 9th चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेस, सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपकी क्लास रिकॉर्डिंग और ये क्लास एनसीईआरटी की न्यू टेक्स्ट बुक नए सिलेबस पर बेस्ड है। क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और टाइमलाइन का इस्तेमाल करके इसे यूज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट की। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट है, चैप्टर स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है, तो हम उन हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में बात करेंगे सबसे पहले बच्चों। जैसे ज्योमेट्री जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो जिसका मीनिंग है अर्थ और मैट्रन जिसका मीनिंग है टू मेजर, नहीं अर्थ को मेजर करने का, जमीन को मापने से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है ना। इसलिए ज्योमेट्री वर्ड का मतलब ही है अर्थ को मेजर करना। ज्योमेट्री की जो जरूरत हुई है, ऑरिजिनेट हुआ है, वो जमीन को मापने से हुआ है, लैंड को मेजर करने से हुआ है। जब इंसानों को जरूरत पड़ी लैंड को मेजर करने की अलग अलग रीजन से, तो ज्योमेट्री का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। लोगों को अपने खेत, अपने घर का एरिया, अपने खेत का एरिया बांटना होता है, मेजर करना होता है, तो वहां से लैंड का मेजरमेंट शुरू हुआ। This branch of mathematics was studied in various forms in every ancient civilization. Be it, देखो बहुत सारी सिविलाइजेशन रही है, एंशियंट सिविलाइजेशन, चाहे वो इजिप्ट की रही हो, इजिप्ट आपके साउथ अफ्रीका में पड़ता है, तो या बेबीलोनिया इराक के पास है, चाइना, इंडिया, ग्रीस और इनकास, ये ग्रीस आपके उसमें है, यूरोप में है, और इनकास साउथ अमेरिका में है। तो ये अलग अलग जो सिविलाइजेशन है, सभी सिविलाइजेशन में किसी ना किसी फॉर्म में ज्योमेट्री का यूज होता रहा है, क्योंकि जमीन को मेजर करना, गोडाउन को मेजर करना या फिर ग्रीनरीज को मेजर करना, वो सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती रहती है रियल लाइफ में। हम लोगों को बैठना हो तो भी हम लोग भी प्लान करेंगे कि अगर मान लो कोई पार्टी है, कितने लोग बैठ सकते हैं, कितना एरिया चाहिए, कितना टेंट लगवाना है, तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है मेजरमेंट की, लैंड को। तो ज्योमेट्री का जो यूज है और मैथ की जो ब्रांच है, हर एंशिएंट सिविलाइजेशन में इसका इस्तेमाल हुआ है। ये कुछ सिविलाइजेशन के नाम आपके सामने हैं। इजिप्शियन डेवलप ए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक टेक्निक्स एंड यूज फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल एरियाज एंड ऑल्सो फॉर, इजिप्ट ने ज्योमेट्री में काफ़ी अच्छा टेक्निक डेवलप कर रखा था। यहाँ बता रखा कैलकुलेट कर सकते थे वो एरिया को, और सिंपल कैलकुलेशंस को कर सकते थे ज्योमेट्री के वो। और जो ज्योमेट्री की नॉलेज थी वो इस्तेमाल करते थे कंप्यूटिंग वॉल्यूम ऑफ ग्रीनरीज, ग्रीनरीज जहाँ पे अनाज रखते हैं, अनाज घर, गोडाउन्स वगैरह, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, या कैनॉल्स को बनाने के लिए, या पिरामिड्स को बनाने के लिए। यहाँ तक कि इजिप्ट वालों को करेक्ट फॉर्मूला भी मालूम था ट्रंकेटेड पिरामिड का वॉल्यूम निकालने का। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ज्योमेट्री के बारे में एंशिएंट सिविलाइजेशन में क्या क्या डेवलपमेंट थे जिसके हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं इतिहास में। इसके अलावा हम अपने इंडिया की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में भी दो अच्छी सिविलाइजेशन, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदाड़ो। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, लगभग आज से ये 3000 BCE, मतलब लगभग 5000 साल पहले की सिविलाइजेशन है। वहाँ भी ज्योमेट्री का बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल है। इस सिविलाइजेशन में भी हमारे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पर एक सिविलाइजेशन का एक अच्छा मतलब ज्योमेट्री का एक अच्छा एग्जाम्पल है ब्रिक्स। मतलब हम जो ये हड़प्पा में या मोहनजोदाड़ो में जो खुदाई से मिले हैं, वहाँ पे जो ईंटें मिली उनमें रेशो था 4:2:1 का। उनका जो डायमेंशन था लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस का, वो 4:2:1 में मिला। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे ज्योमेट्री को हम इस्तेमाल कर रहे थे इतिहास में भी, हमारे अलग अलग सिविलाइजेशन में भी। इसके अलावा भारत में, प्राचीन भारत में सुलभा सूत्र एक मैनुअल थी ज्योमेट्री की, जिसमें काफ़ी ज्योमेट्री के फॉर्मूले लिखे हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के। तो सुलभा सूत्र एक एग्जाम्पल हो गया है हमारे इंडिया का। इसके अलावा हमारे इंडिया में ज्योमेट्री का इस्तेमाल अल्तार्स को बनाने में होता था। अल्तार्स क्या होते हैं? जहाँ पूजा हवन वगैरह होता है, हाउस होल्ड रिचुअल्स होते हैं, धार्मिक जो कर्म कांड है, उसमें स्क्वायर और सर्कुलर अल्तार्स का इस्तेमाल होता था, जिनका शेप मतलब जो डोमेस्टिक के लिए होता था, हाउस होल्ड के लिए,
और पब्लिक वर्शिप के लिए, पब्लिक मतलब पूरे, जैसे पूरे राज्य के लिए कोई राजा हवन करवाता है, कोई पूजा पाठ कुछ करवाता है, तो उसके लिए जो अल्तार थे वो उसमें रेक्टेंगल, ट्राइंगल और ट्रेपीजियम जैसा शेप का कॉम्बिनेशन होता था। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो इस तरह के शेप का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो इस शेप के बारे में जानकारी भी है, इस शेप का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल हुआ बच्चों कैसे हमारे एंशिएंट इंडिया में भी ज्योमेट्री को हाउस होल्ड रिचुअल्स में या पब्लिक वर्शिप में इस्तेमाल हो रहा था। इसके अलावा यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं श्री यंत्र का। हमारे 4 वेद जो है, उस चारों वेद में से एक वेद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में यश्री यंत्र का जिक्र है, जिसमें 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 9 ट्रायंगल होते हैं आइसोसेलेस, और 9 ट्रायंगल को इस तरह से रखा गया है कि उनसे बहुत सारे यानी 43 सब्सिडियरी ट्रायंगल बन जाते हैं। 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल से 43 छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनते हैं। तो ये एग्जाम्पल है ज्योमेट्री के विकास का हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके अलावा बेबीलोनिया और इजिप्ट में भी ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल पर्पस में होता था, लेकिन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होता था। प्रैक्टिकली तो पता था उन्हें, इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है, पर एक सिस्टमैटिक तरीके से एक किताब बनाकर एक रूल रेगुलेशन के साथ आगे ट्रांसफर करना है, वो नहीं था। ओरली ट्रांसफर होता था, जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज जो है। बहुत सारी चीजें आज भी है अपने, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। कारपेंटर का बेटा जो है कारपेंटर बड़े आराम से बन जाता है, क्योंकि वो उसे ओरली समझाता है कि इसको ऐसे बनाना होता है, इसको वैसे बनाना होता है। तो ये ओरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज हो गया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो ऐसे इतिहास में भी हुआ करता था। बट इन सिविलाइजेशन जैसे ग्रीस सिविलाइजेशन में ज्यादातर वो रीजनिंग पर ध्यान देते थे। बिहाइंड सर्टेन कंस्ट्रक्शंस ग्रीक्स वर इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट डिस्कवर्ड बाय डिडक्टिव रीजनिंग, यानी वो रीजनिंग पे ध्यान देते थे कि ये चीज कैसे हो सकती है, इसको कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये ग्रीस में था, जो कि यूरोप में। इजिप्ट और बेबीलोनिया में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी थी और वो सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप नहीं किया था बस। इसके बाद एक और एग्जांपल आ रहा है ग्रीक का। यहाँ पर एक मैथमेटिशियन है थेल्स। इन्होंने पहली बार ये प्रूव किया कि जो सर्कल होता है वो डायमीटर से बाइसेक्ट होता है। आज तो हम सबके लिए बहुत कॉमन सी बात है, सर्कल का डायमीटर जो है उसको 2 इक्वल पार्ट, मतलब ये पहली बार इन्होंने चर्चा की। अब ये सर्कल का जो डायमीटर होगा ये वाला, ये इसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, वो लिखा हुआ है। A Greek mathematician Thales is credited with giving the first known proof. This proof was one of the statement that a circle is bisected, cut into 2 equal part by its diameter. यानी डायमीटर से सर्कल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ऐसा प्रूफ पहली बार थेल्स ने दिया। आज तो एक कॉमन बात है। इसके अलावा थेल्स के ही प्यूपिल यानी शिष्य थे पाइथागोरस, जिन्हें आप भूल ही नहीं सकते। क्लास 6 में ही आ जाते हैं, एंट्री मार जाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। थेल्स की चलो थ्योरम तो आप 10th में देखते हो, 10th में चैप्टर 7 है और चैप्टर 6 है ट्राइंगल का, उसमें उनकी पहली थ्योरम है 6.1, थेल्स थ्योरम के नाम से ये। और पाइथागोरस उन्हीं के ही शिष्य थे, उन्हीं के प्यूपिल थे, फेमस प्यूपिल, जिन्होंने बहुत सारी चीजें ज्योमेट्री में डिस्कवर की, उनके और उनके टीम ने मिलकर, उनके ग्रुप ने मिलकर। जिसमें से एक पाइथागोरस थ्योरम भी है, जिसे आप जानते हैं। एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट एंगल अगर ट्राइंगल है, ठीक है, और मान लो बी 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, ये वैसे इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हिंदी में से कर्ण कहते हैं, और इन दोनों को, एक को बेस कह देते हैं, एक को परपेंडिकुलर कह देते हैं। बेस यानी आधार, परपेंडिकुलर यानी लंब। तो ये जो है ना, इसमें इन्होंने एक रिलेशन बताया था पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जो फेमस है। AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर।
ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है जो पाइथागोरस ने बताया था, थेल्स के ही ये फेमस प्यूपिल में से एक थे। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री का किस तरह से मतलब आगे इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जिक्र होता है यूक्लिड का। ये जो एक्चुअल में जो चैप्टर है यूक्लिड की ज्योमेट्री है। तो यूक्लिड ने क्या किया बच्चों, ये जो प्रोसेस थी ज्योमेट्री का, ये यूज का, वो चलता रहा टिल 300 BC। एट दैट टाइम यूक्लिड एक टीचर थे मैथमेटिक्स के अलेक्जेंड्रा इजिप्ट में। उन्होंने उस वक्त जितने भी वर्क पता थे, जितने भी वर्क उस वक्त मैथ में ज्योमेट्री में हो चुका था, उनको कलेक्ट किया, collected all the known work and arranged in his famous treatise called Elements। उन्होंने एक तरह से कह सकते हो आप बुक बनाई जिसका नाम एलिमेंट था। वो सारा वर्क मतलब ज्योमेट्री के बारे में जो भी जानकारियां थी उस वक्त तक, उस सबको कलेक्ट करके एक जगह पे उसे लिखा। ठीक है, उसका नाम बताया उन्होंने एलिमेंट। और ये जो एलिमेंट था इनका, ये 13 चैप्टर में डिवाइड किया इन्होंने एलिमेंट्स को, और हर चैप्टर एक बुक कहलाती है, यानी एक तरह से 13 बुक हो गई है। These books influence, अब ये जो बुक है या इस बुक में जो नॉलेज है जो यूक्लिड ने डाली इसमें ज्योमेट्री की, उसने होल वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री फॉर जनरेशंस टू कम, मतलब इन्फ्लुएंस किया। These book influenced the whole वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री फॉर जनरेशंस टू कम। तो कहने का मतलब कि सिस्टमैटिक चीजें ज्योमेट्री की डेवलपमेंट की बहुत सारे इतिहास में हुई, पर उसको सिस्टमैटिक करने का काम यूक्लिड ने कर दिया। सबको कलेक्ट करके एक जगह एलिमेंट्स बनाया बुक, और हर उस बुक में 13 चैप्टर थे, हर चैप्टर एक बुक बन गई, और आने वाली जनरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया ज्योमेट्री की नॉलेज को लेकर। हम जो क्लास 9th में या फिर क्लास 10th में या पहले भी जो पढ़ चुके हैं, ज़्यादातर यूक्लिड की ज्योमेट्री है। अब हम जो चैप्टर 6 पढ़ेंगे या 7 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, वो सब ज़्यादातर यूक्लिड की ज्योमेट्री है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में हमें यूक्लिड की डिस्कस करना है ज्योमेट्री के अप्रोच को, और उसको हम आज की ज्योमेट्री से लिंक करने का प्रयास करेंगे। जैसे यूक्लिड ने प्रयास किया कुछ डिफाइन करने का, पॉइंट को डिफाइन करने का, या लाइन को या प्लेन को, बट उन्होंने डिफाइन किया कि जैसे उन्होंने कहा कि पॉइंट वो होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है ना, और लाइन को ब्रेडथलेस लेंथ होती है जिसकी लंबाई होती है पर चौड़ाई नहीं होती है, और प्लेन को भी डिफाइन किया जो लाइन से बनता हो जिसकी लेंथ और ब्रेड 2 डायमेंशंस हो। पर ये डेफिनेशंस एक्सेप्ट नहीं हुई मैथमेटिशियन के लिए, इसलिए आज के टाइम में इनको हम अनडिफाइंड मानते हैं। मतलब पॉइंट को, लाइन को या प्लेन को उन्होंने डिफाइन तो किया अपने तरीके से, पर वो एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं थी। कारण क्या था, उस एक चीज को डिफाइन करने के चक्कर में एक अनडिफाइंड टर्म और आ जाता है, उसको डिफाइन करने लगते हैं तो एक और अनडिफाइंड टर्म आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें पॉइंट क्या होता है, विच हैज नो पार्ट। पॉइंट वो है जिसको कोई पार्ट नहीं होता, जिसकी लेंथ नहीं होती, जिसकी ब्रेड्थ नहीं होती, उसी को हम पार्ट बोल रहे हैं। अब पार्ट क्या होता है, फिर वो आ जाएगा, फिर पार्ट को डिफाइन कर लोगे तो कोई और नॉन डिफाइंड टर्म आ जाएगा। इसीलिए पॉइंट, लाइन और प्लेन को अनडिफाइंड माना जाता है, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होना चाहिए पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा यूक्लिड ने एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स बहुत सारे लिखे। एक्सियोम्स या पोस्टुलेट एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब एक सच्चाई है। एक्सियोम तो मैथ की किसी भी ब्रांच में इस्तेमाल हो जाता है, और पोस्टुलेट ज्योमेट्री में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे आप प्रूफ नहीं कर सकते, पर हाँ ये बात सही है, ये सत्य है, जो बातें एक्सियोम में कही गई हैं वो सत्य है, प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं लगेगी आपको, और प्रूफ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रूफ किया जाता है थ्योरम्स को। एक्सियोम मतलब आपको 3 चीजें पता होना, एक्सियोम, पोस्टुलेट और थ्योरम। एक्सियोम और पोस्टुलेट यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, और जो थ्योरम होता है उसे प्रूफ किया जाता है एक्सियोम या पोस्टुलेट की हेल्प से या किसी और थ्योरम की हेल्प से। अब जैसे पाइथागोरस थ्योरम अभी हम आपको बता रहे थे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर की इक्वल हो, तो वो थ्योरम है। पर पोस्टुलेट क्या है या एक्सियोम क्या है वो अभी हम जानते हैं।
थ्योरम आर द स्टेटमेंट विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस, एक्सियोम्स, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग। थ्योरम वो स्टेटमेंट होती हैं जिन्हें हम प्रूव कर सकते हैं और प्रूव किए जाते हैं अलग अलग एक्सियोम से, पोस्टुलेट से, हेल्प से। इसके बाद अब हम कुछ एक्सियोम की बात कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको एक्सियोम किसे कहते हैं, क्योंकि हमने बताया ना एक्सियोम यूनिवर्सल ट्रूथ है जिन्हें प्रूफ नहीं कर सकते। तो एक्सियोम होते क्या है वो समझते हैं। जैसे एक एक्सियोम है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये एक्सियोम है, ये बड़े आसान मतलब नॉर्मल सी बात है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी जो चीजें एक ही चीज के इक्वल हो वो आपस में इक्वल होती हैं। जैसे मान लीजिए आप दो स्टूडेंट हैं, आप दोनों का वेट इस वाले स्टूडेंट के बराबर है, आपका भी वेट इसके बराबर है, इसका भी वेट इसके बराबर, तो आप दोनों का आपस में बराबर हुआ क्योंकि आप एक ही चीज के बराबर है। तो ये नॉर्मल सी बात नहीं लग रही है आपको? वही है यहां पर, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी जो चीजें एक ही चीज की इक्वल होती हैं वो आपस में भी इक्वल होती है। एक लाइन से जैसे सोचो, मान लो ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों लाइनें इस लाइन के इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे? बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसी को एक्सियोम कहते हैं। इसके अलावा एक और एक्सियोम, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। अगर इक्वल में इक्वल ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो भी ऐड करके जो आंसर आएगा वो भी इक्वल होंगे आपस में। मान लो हमारे पास में दो बोरियां हैं, एक बोरी इधर एक बोरी इधर है, इसमें जितना गेहूं है इतना गेहूं इसमें भी, हमें नहीं पता 5-5 किलो है या 10-10 किलो जो भी है, पर दोनों में इक्वल अमाउंट में है। फिर उसमें थोड़ा और डाल देते हैं इक्वल अमाउंट में ही, इधर भी और इधर भी। अब वो दोनों बोरियां जो आएंगी क्या अभी भी इक्वल नहीं होगी वेट में? क्योंकि आपने इक्वल ऐड किया है ना, तो इक्वल ही आना है। तो यही लिखा हुआ, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। सुनने में एक्सियोम ऐसे लगते हैं यार क्या बता रहे हैं, तो सबको पता है, पर ज्योमेट्री की शुरुआत ऐसी हुई, सिस्टमैटिक ज्योमेट्री की शुरुआत ऐसी हुई। इफ इक्वल आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अब मैंने जैसे बोरी का एग्जांपल लिया, इस बोरी में जितना गेहूं है इसमें जितना गेहूं इक्वल है, ठीक है। अब दोनों में से इक्वल अमाउंट में निकाल लेते हैं, एक ही कटोरी निकाल लेते हैं गेहूं। अब जो बचे हुआ गेहूं होगा वो भी तो इक्वल ही होगा, वही लिखा हुआ है, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक है ना? थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पे कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे को ढक लेना, यानी जो चीजें एक दूसरे को ऐसे ढक लेती है, ये हाथ इस हाथ को ढक रहा है, ये हाथ इस हाथ को ढक रहा है, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी एक लाइन मान लो दूसरी लाइन को ढक ले और वो दूसरी लाइन भी पहली लाइन को ढक सकती है, तो इसका मतलब दो लाइनें बराबर है। मान लो एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को ढक देता है और दूसरा वाला ट्राइंगल पहले वाले ट्राइंगल को ढक देता है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर है, शेप में, साइज में, एरिया में। ठीक है, तो यहां इसका मतलब ये थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे को ढक लेना। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये भी कोई बताने वाली बात है? होल पार्ट से बड़ा ही होगा। अब ये पूरा पेन है, ये होल है, इस पेन का एक पार्ट निकाल दूंगा तो इसका जो होल होगा उस पार्ट से तो बड़ा ही होगा। तो ये एक्सियोम्स है, यूक्लिड के एक्सियोम्स। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी वो अगर दो चीजें हैं और वो एक ही चीज के डबल है, जैसे मैंने आप दोनों का वेट माना कि आप दोनों का वेट इनके वेट से डबल है, ये 40 के हैं, आप दोनों इनसे डबल यानी 80 के हैं, तो आप आपस में बराबर नहीं है ना? तो देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। या आपके मार्क्स जो आए हैं इनके इक्वल है, आपके भी मार्क्स भी इनके इक्वल है, तो आपके आपस में मार्क्स बराबर नहीं है, वही है ये। थिंग्स विच आर डबल इक्वल डबल सॉरी, इनके मार्क्स मान लो 10 आए हैं, आपके 20 आए हैं, आपके 20 आए हैं, इनसे डबल आए हैं, इनके जितने भी हैं उनसे डबल आपके भी हैं और आपके भी हैं, तो इसका मतलब आपके दोनों आपस में बराबर है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसके बाद थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। फिर वही बात, मान लो इस बच्चे के जो मार्क्स आए हैं उससे हाफ आपके भी हैं और इसके हाफ आपके भी हैं, तो इसका मतलब आप दोनों के आपस में बराबर है, वही लिखा हुआ है।
थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर एक ही चीज के हाफ है तो एक दूसरे के बराबर है। ये था आपका यूक्लिड के एक्सियोम्स। अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट। देखो बच्चों, पोस्टुलेट भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे एक्सियोम यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैसे ही पोस्टुलेट भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये यूक्लिड के जो पोस्टुलेट हैं ये ज्योमेट्री में इस्तेमाल होते ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है एक्सियोम की तरह ही, पर इनका इस्तेमाल ज्योमेट्री में होता है। और एक्सियोम का मैथ की किसी भी ब्रांच में हो सकता है, ज्योमेट्री में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है एक्सियोम्स का। और पोस्टुलेट का इस्तेमाल ज्योमेट्री में होता है बेसिकली। चलिए पोस्टुलेट डिस्कस करें। पहले पोस्टुलेट है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। यानी देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है। इसके बाद दूसरा, अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है, ये देखो, ये टर्मिनेट लाइन है, यानी जिसके दो एंड पॉइंट हो उसे टर्मिनेटेड कहते हैं। तो टर्मिनेट लाइन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली, मतलब इसको आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं। यही लिखा हुआ है पोस्टुलेट टू, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। एक टर्मिनेट लाइन को कितना भी लेफ्ट राइट में कितना भी बढ़ा सकते हो। सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये तो कोई नॉर्मल सी बात है। सर्कल मान लो कोई भी सेंटर ले सकते हैं और कोई भी रेडियस, 3 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, कोई भी सेंटर ले सकते हैं। मान लीजिए एक लाइन है, तो इस लाइन के इस एंड से भी सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है किसी भी रेडियस का, इस एंड से भी ड्रॉ किया जा सकता है किसी भी रेडियस का। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है ना, कोई भी सर्कल का कोई भी पॉइंट सेंटर हो सकता है और कोई भी रेडियस होके सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है ना। ये कोई मतलब कई बार ऐसा लगता है कि ये सब बातें तो बहुत जनरल सी बातें हैं, इनमें बताने लायक क्या है और समझने लायक क्या है। कोई भी सेंटर लेके और कोई भी रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ हो सकता है, इसमें बताने और समझने लायक क्या है। ये कभी कभी ऐसे दिमाग में सवाल आता है। लेकिन ये ज्योमेट्री की शुरुआत थी, यूक्लिड ने जो सिस्टमेटिक तरीके से करने का प्रयास किया, उस वक्त ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी और नई भी थी। उस वक्त तो शायद ये भी नहीं पता था सर्कल क्या होता है, उस वक्त ये भी नहीं पता सर्कल क्या होता है, भले ही यूज कर रहे हैं पर उसका नाम सर्कल कैसे पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखो कितनी अजीब सी मतलब बहुत साधारण सी बात है। हम सबको पता है राइट एंगल वाला 90 डिग्री एंगल। अब ये भी बताने की बात है कि सारे राइट एंगल इक्वल होते हैं। जब सारे राइट एंगल 90 डिग्री के ये होते हैं तो इक्वल ही होंगे। लेकिन आज ये लग रहा है हम लोगों को कि बहुत कॉमन बात है। पहले किसने डिसाइड किया कि राइट एंगल 90 डिग्री का ही माना जाएगा? राइट एंगल 90 डिग्री का ही होगा, ये किसने डिसाइड किया होगा? है ना, मैथमेटिशियन ने डिसाइड किया होगा। तो इसलिए ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, ये पोस्टुलेट 4 हो गया। देन पोस्टुलेट 5। ये पोस्टुलेट 5 जो है ना, ये आप समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर की। पोस्टुलेट 5 एक बार इसे रीड कर सकते हैं। देखो, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, देन द टू स्ट्रेट लाइन if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than 2 right angle। ठीक है, आप इसे रीड कर लीजिएगा, मैं समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि दो स्ट्रेट लाइन है पहले से, एक ये वाली है और ये है, या थोड़ा समय से मान लो ये है, ये दो स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों स्ट्रेट लाइन पे एक और स्ट्रेट लाइन फॉल करती है, यानी गिरती है, ये गिर गई। तो अब आगे कह रहा है कि मेक्स इंटीरियर एंगल इसे कहते हैं बच्चों, ये इंटीरियर एंगल है, इधर इंटीरियर एंगल है। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट यही कहता है कि जब दो स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन गिरे और जिस तरफ वो दो इंटीरियर एंगल का सम जिस तरफ दो राइट एंगल से कम हो, दो राइट एंगल का मतलब एक तरह से 180 डिग्री हो गया, तो जिस तरफ उसके इंटीरियर एंगल का सम
टू राइट एंगल से कम होगा, उसी तरफ अगर उन दोनों लाइनों को आगे बढ़ाया जाए तो मिलेंगी। वो तो दिख भी रहा है ना, इसी तरफ कम होगा और इन्हें आगे बढ़ाओगे तो ये मिलेंगे, और जिस तरफ ज्यादा होगा, जैसे इस तरफ ज्यादा लग रहा है, इन्हें आगे बढ़ाओगे तो ये नहीं मिलेंगे और उनका गैप बढ़ता जाएगा, ये फैलता जाएगा, है ना। तो इसमें जो बताया जा रहा है, मतलब आज के जमाने के हिसाब से बहुत साधारण सी बात है, हाँ भाई सही बात है। और अगर देखो इसी थ्योरम पोस्टुलेट 5 में नई बात भी निकल के आ जाती है, जिस तरफ दोनों एंगल इंटीरियर एंगल सम टू राइट एंगल से कम होगा उस तरफ मिलेंगे, ठीक है। जिस तरफ दोनों एंगल का सम दो राइट एंगल से ज्यादा होगा नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर दो राइट एंगल हो गया तो कहीं नहीं मिलेंगे, न लेफ्ट न राइट, तो क्या हो जाएंगे वो पैरेलल। तो कहीं ना कहीं पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट भी आ गया पोस्टुलेट 5 से। भाई अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम इधर टू राइट एंगल से कम है तो इन दोनों लाइनों को इधर मिलाओगे तो मिल जाएंगे आगे बढ़ाने पर। इधर इन दोनों का एंगल का वैल्यू टू राइट एंगल से ज्यादा है तो इधर आप इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर दोनों राइट एंगल ही हो जाए इधर भी और इधर भी, तो क्या नया नया क्या आ जाएगा, एक पैरेलल लाइन, जिन्हें हम लेफ्ट में बढ़ा लें या राइट में बढ़ा लें किसी भी तरफ नहीं मिलेंगी वो। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे रीड करके तैयार कर लेना, इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है फिफ्थ पोस्टुलेट। टू इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट से दो और इक्विवेलेंट वर्जन, यानी जो उसी से पोस्टुलेट से एक तरह से कह सकते हो निकले हैं। फॉर एवरी लाइन एंड फॉर एवरी पॉइंट नॉट लाइंग ऑन L there exists a unique line M passing through P and parallel to L। देखो यूक्लिड के पांचवें पोस्टुलेट से दो और बातें निकल कर आई हैं। ये कह रहा है फॉर एवरी लाइन L, मान लो एक लाइन L है, ये लाइन L है, एंड फॉर एवरी पॉइंट P, यहां कोई पॉइंट P है जो L पर नहीं है, बोले ना फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L। अब इस P से कितनी भी लाइनें खींच सकते हैं, लेकिन केवल और केवल एक लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी और P से जा रही होगी। खींचने के लिए तो बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं, ये भी P से जा रहा है, ये भी P से जा रहा है, पर ये वाली जो लाइन है, ये वाली एक इकलौती लाइन होगी। जैसे लाइन आपने L बोला है तो मान लो ये M है, तो ये लाइन M इकलौती एक लाइन होगी, यूनिक, यूनिक इसलिए तो बोल रहे ना इकलौती, मतलब यूनिक लाइन M होगी जो पास करेगी P से और पैरेलल टू L होगी। भाई और थोड़ी ना हो सकती है, आप इस पॉइंट से पॉइंट P से गुजरना भी चाहिए उसे, है ना। तो इस P पॉइंट से देखो, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, लेकिन इस लाइन के पैरेलल उनमें से एक ही लाइन होगी, वो लाइन यूनिक होगी। ये कहीं ना कहीं यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट से ही निकल के आई है कॉन्सेप्ट। इसे हम प्ले फेयर एक्सियोम भी कहते हैं, आपकी बुक में एनसीईआरटी में इसका डिस्कशन प्ले फेयर एक्सियोम के नाम से दे रखा है, ठीक है। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट से निकलने वाला एक पॉइंट था। दूसरा, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। मान लो दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक ये है और दूसरी ये है, ये दोनों लाइनें एक ही लाइन के पैरेलल कभी नहीं हो सकती, मतलब ये दोनों लाइनें एक ही लाइन के पैरेलल कभी नहीं हो सकती। मान लो एक लाइन में ये ड्रॉ कर देता हूं, ये व्हाइट वाली, अब ये वाली इसके पैरेलल तो हो सकती है, बट ये वाली थोड़ी ना हो सकती है इसके पैरेलल, वो तो वैसे भी दिख रहा है इंटरसेक्टिंग है। या मान लो मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो अब इसके पैरेलल ये है बट ये तो नहीं हो सकता इसके पैरेलल, तो इंटरसेक्टिंग हो रहा है। तो यही लिखा हुआ है देखो, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी दो अलग अलग लाइनें जो इंटरसेक्टिंग है, कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, वो एक ही लाइन के पैरेलल कभी नहीं हो सकती, अलग अलग लाइन के पैरेलल होंगी वो। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपका लगभग कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। और पता क्या है, ये जो
ऑल द अटेम्प्ट टू प्रूव यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट को प्रूव करने के चक्कर में बहुत सारे अटेम्प्ट किए, दो यूजिंग द फर्स्ट फोर पोस्टुलेट फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया, यानी पांचवें पोस्टुलेट को प्रूव करने का जो प्रयास था वो फेल हो गया, बट दे लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सेवरल अदर ज्योमेट्रीज कॉल्ड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, लेकिन उस अटेम्प्ट के चक्कर में एक नई ज्योमेट्री जरूर डेवलप हो गई जिसे नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। यानी चले थे प्रूफ करने यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट तो प्रूफ हुआ नहीं, लेकिन नई ज्योमेट्री जरूर आ गई जिसे नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी कहते हैं। बहुत सारी चीजें उसमें डेवलप हुई। तो बच्चों इस तरह से आपका ये सारे एक्सियोम और पोस्टुलेट डिस्कस हुआ। अब एक थ्योरम है जो आपके क्वेश्चन चैप्टर का ही पार्ट है, थ्योरम 5.1 है। टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, दो अलग अलग लाइन अगर होंगी तो उनमें एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। देखो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, अलग है, एक ही कॉमन पॉइंट है ना, ये जो कॉमन पॉइंट है उनका ये है, दोनों लाइनों कॉमन पॉइंट है। अब ये कह रहा है कि एक से ज्यादा पॉइंट हो भी नहीं सकते कॉमन, बात तो सही है, लेकिन जब कभी सही बात को प्रूव करना हो ना तो उसको प्रूव करने का जो मेथड होता है उसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। हमें उल्टा मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि दो अलग लाइनों के बीच में दो पॉइंट कॉमन है, अब वैसे तो एक ही कॉमन है और होगा भी हमेशा एक ही कॉमन। हम मान लेते हैं कि दो पॉइंट के बीच में दो पॉइंट बोल रहा हूं, माफ करिएगा, दो डिस्टिंक्ट लाइन के बीच में दो पॉइंट कॉमन है, हम ऐसा मान लेते हैं। अब अगर आगे भी हमने पीछे एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास होती है, तो फिर दो अलग अलग लाइनें कैसे हो सकती हैं? तो अपने आप ही प्रूफ हो गया कि दो अगर डिस्टिंक्ट लाइन है तो उनमें एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है, वन कॉमन पॉइंट हो सकता है ना। ये इसका आंसर है, थ्योरेटिकल आंसर है, ये समझाता हूं मैं आपको, आंसर तो यहां पर है। देखो प्रूफ हियर वी आर गिवन टू लाइंस L एंड M, मान लो हमें दो लाइन दी हुई है L और M, ठीक है, और वी नीड टू प्रूव दैट दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन, हमें प्रूव करना है कि उनमें एक ही पॉइंट कॉमन है, ठीक है। उसके बाद फॉर द टाइम बीइंग, यानी थोड़े समय के लिए हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि टू लाइंस इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी दो लाइनें दो पॉइंट पे काट रही है, लाइनें दो हैं लेकिन हकीकत तो यह है कि वो एक ही पॉइंट पे काटेंगे, लेकिन मान लेते हैं चलो दो पॉइंट पे काट रही है और पॉइंट का नाम मान लेते हैं P और Q। सो यू हैव टू लाइंस पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर मान लो कि दो अलग अलग पॉइंट है और उसे पे दो लाइन हमने मान लिया कि काट रही है, इसका मतलब दो पॉइंट से हमारे पास दो लाइनें आ रही है ना, दो पॉइंट से क्या आ रही है, दो लाइनें, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, दो पॉइंट को मिलाओगे तो सिर्फ एक लाइन बनती है। ये प्रूफ करने का कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है कि गलत मान लो, बाद में वो गलत ही गलत साबित हो जाएगा, तो सही पे आपको आना पड़ेगा। देखो यहां वही बात लिखा हुआ है, यू हैव टू लाइंस पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q, यानी दो अलग अलग पॉइंट P और Q है और उससे दो लाइनें पास हो रही हैं, बट दिस अजम्पशन क्लैसेस, लेकिन ये क्लैश हो रहा है, किससे क्लैश हो रहा है? एक्सियोम पीछे पड़ा था, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, पीछे एक्सियोम पड़ा था कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक लाइन पास हो सकती है। अब यहां पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से दो लाइनें कैसे पास हो रही हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सियोम कभी गलत नहीं होता, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो द अजम्पशन दैट वी स्टार्टेड विद दैट टू लाइंस कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज रॉन्ग, यानी जो हमने अजम्पशन किया, कल्पना किया कि दो डिस्टिंक्ट लाइनों में दो कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, वो गलत था। फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन कंक्लूड, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी आर फोर्स टू कंक्लूड, हम यह मानने के लिए मजबूर हैं, कंक्लूड करने के लिए मजबूर हैं, दैट टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, दो डिस्टिंक्ट लाइन में एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकते, ठीक है ना, तो डिस्टिंक्ट लाइन में एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकते।
क्योंकि आपने मान लिया कि दो कॉमन पॉइंट है। भाई शुरू में हमने माना तो, चलिए मान लेते हैं कि दो डिस्टिंक्ट लाइन। देखो डिस्टिंक्ट लाइन का मतलब कि दो अलग अलग लाइन, तो दो अलग अलग लाइन में एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है, ये प्रूफ करना था। तो हमने क्या मान लिया कि चलो दो डिस्टिंक्ट लाइन में दो कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। फिर हमारे पास एक्सियोम आई। एक्सियोम ने कहा हुआ है कि भाई दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो इसका मतलब दो अलग अलग लाइनें नहीं बचेंगी। इसलिए हम इस बात को मानने के लिए मजबूर है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से दो डिस्टिंक्ट लाइन के बीच में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट हो सकता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो डिस्टिंक्ट लाइन अगर हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब दो अलग अलग लाइनें हैं, तो उनमें एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। तो ये आपका थ्योरम 5.1 था बेटा। अब हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 है, मतलब एक्सरसाइज 5.1 से पहले ये एग्जाम्पल है, और इसमें एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट था करना, इसलिए मैंने कहा करवा लेते हैं। इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन ए लाइन, ए बी सी 3 पॉइंट है लाइन पर, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, बी जो है ये रहा, ए और सी के बीच में है। देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी, हमें प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा ए सी के। तो यहाँ पे एक एक्सियोम लग रही है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर, यानी जो चीजें एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाती हैं, यानी एक दूसरे को कोइंसाइड करने का मतलब ढक लेना, तो एक दूसरे के बराबर होती है। एक्सियोम नंबर कौन सा है जरा देखो तो, कोइंसाइड विद ईच अदर वाला। इसमें थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू अनदर, हाँ फोर्थ एक्सियोम है, बस उसी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखो, ए बी प्लस बी सी जो आएगा वो ए बी प्लस बी सी को इनसाइड इट्स ए सी, देयरफॉर बाय एक्सियोम 4 ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। बस कितना सा सॉल्यूशन है ये देखो ना, ए बी और बी सी का जो सम आ रहा है वो ए सी के ठीक ऊपर आ रहा है, कोइंसाइड करने मतलब ठीक उसके ऊपर आना। तो जब इनका एक दूसरे कोइंसाइड करते हैं तो इक्वल होते हैं, एक्सियोम 4 कहता है। लेट दिखाऊं आपको, ये रहा यहाँ पर, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, जो चीजें एक दूसरे कोइंसाइड कर लेती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती है। नेक्स्ट, प्रूव दैट एन इक्वल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी लाइन सेगमेंट। यहां प्रूव करना है कि किसी लाइन सेगमेंट पर इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये भी इजी है बच्चों, इसमें ना पोस्टुलेट लग रहा है, बताता हूं आपको, कि किसी भी सेंटर को लेकर और किसी भी रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। पोस्टुलेट है ये रहा, पोस्टुलेट नंबर 3 है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। पोस्टुलेट 3 है, इसी का इसमें इस्तेमाल करना है। देखो हमें लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन लिख कर रहे हैं हम। हमें लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी, यहां पर लेते हैं, ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब पोस्टुलेट 3 के अकॉर्डिंग, पोस्टुलेट 3 with any center and any circle, a circle can be drawn, a circle can be drawn with any center and any radius। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए को सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं।
ये ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, तो हम ए को सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ऐसे, सेंटर ए लिया, मैं जो बोल रहा हूं आपको ये लिखना भी पड़ेगा, और बी को सेंटर लेके, देखो ए को सेंटर लेके ए बी रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना है, बी को सेंटर लेकर और बी ए रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ करना है। अब ये दोनों सर्कल यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको सी नाम देना है। फिर से ध्यान सुनो, ए को सेंटर लेकर, ए बी लाइन सेगमेंट था हमारे पास, ए को सेंटर लेकर और ए बी रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ करना है। दूसरा, बी को सेंटर लेके बी ए रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ करना है। दोनों सर्कल एक दूसरे को सी पॉइंट पे काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर देखो, ये ए बी इक्वल होगा ए सी के, कारण रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है ना। इस वाले लेफ्ट वाले सर्कल की अगर हम बात करें तो ए बी और ए सी उसी के रेडियस है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है ना, सेम सर्कल का रेडियस। और इसी तरह से अगर हम राइट वाले सर्कल की बात करें तो बी ए और बी सी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, क्योंकि ये सर्कल है, ये सेंटर बी है, बी से ए तक का रेडियस बी से सी तक का रेडियस है, तो बी ए इज इक्वल टू बी सी, सेम रीजन रहेगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब आप देखो, ये ए बी और बी ए एक ही बात है ना, तो इसका मतलब ये ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी बी सी के इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल है, बल्कि तीनों इक्वल हो गए, क्योंकि हमने एक एक्सियोम पढ़ी थी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ए बी और बी ए तो एक ही चीज है, सेम थिंग है, तो ये जो थिंग है इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये आपस में इक्वल हो गए तो तीनों इक्वल हो गए। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, इसे इक्वेशन 2 बोल दें, तो फ्रॉम 1 and 2 ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, और प्लस देखो ये दोनों इक्वेशन में ये दोनों एक ही चीज के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, और प्लस इसके इक्वल तो है ही, वो हो गया, कितना आसान है। तो ये ए बी सी बन गया इक्विलर ट्रायंगल। हमें इक्विलर ट्रायंगल ही तो बनाना था, जब हमने ए बी और बी सी और ए सी के इक्वल दिखा दिया, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल दिखा दी। तो हमने यूज क्या करना था, एक लाइन सेगमेंट यूज करना था, ए बी को यूज करके ही एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना था। हमने ए बी का ही यूज किया, सेंटर ए लेके सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस ए बी लिया, सेंटर ए लिया, फिर दूसरा सेंटर बी लिया, रेडियस बी ए लिया और सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद हमने देखा कि जो ए बी और ए सी इक्वल है, क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस है, और बी ए और बी सी भी इक्वल है, क्योंकि वो भी एक ही सर्कल का रेडियस है। फिर ये दोनों एक ही चीज के इक्वल है, तो आपस में इक्वल हो गया, तीनों इक्वल हो गए, तो ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाना था इसमें, लाइन सेगमेंट का यूज करके। अब हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, फॉल्स है। सिंगल पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं, एक पॉइंट से, हाँ 2 पॉइंट होता तो सिर्फ एक लाइन पास होती है, लेकिन अगर एक पॉइंट है तो उससे कितनी भी लाइनें पास हो सकती हैं, क्योंकि लाइन की कोई लेंथ नहीं हो, लाइन की कोई ब्रेड्थ नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती। तो सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास, ऐसा आपको ऐसे लिखना होगा। मैं ज्यादातर चीजें ओरल एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये रॉन्ग है, ये भी फॉल्स है। अभी तो बताया, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अगर 2 अलग अलग अगर पॉइंट है तो उससे ओनली वन लाइन कैन पास,
ये आई थिंक पोस्टुलेट भी है। ये रहा, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। पोस्टुलेट वन ही है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो यही है वो, मतलब जिसके बेस पे आप कह सकते हो इसे फॉल्स। नेक्स्ट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड। हाँ, ये तो आपका पोस्टुलेट भी था, ये तो ट्रू है। टर्मिनेटेड लाइन को आप दोनों तरफ, कोई लाइन टर्मिनेट हो रही है तो उसको इधर कितना भी और इधर कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, तो ये ट्रू है। आपको रीजन लिखना है, मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी आप मुझे सुन रहे हो और रिकॉर्डिंग में भी आप मुझे सुनोगे, तो वो सुनकर आपको लिखना पड़ेगा अगर आप भूल जाओ तो। इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडिया आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल है तो बिल्कुल सही बात है, उनका रेडियस भी इक्वल होगा, क्योंकि सर्कल इक्वल तभी होते हैं जब एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड करने वाला एक दूसरे को ढक लेना। अब एक दूसरे को अगर वो ढक लेते हैं तो उनका सेंटर पे सेंटर आ जाएगा और रेडियस पे रेडियस होगा, बाउंड्री पे बाउंड्री होगी। तो जब दो सर्कल इक्वल हैं तो वो हर तरह से इक्वल होंगे, एक तरह से वो दो कॉन्ग्रेंट सर्कल हो गए। टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडिया इक्वल, ट्रू। रेडियस भी इक्वल होगा, डायमीटर भी इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस भी इक्वल होगा, एरिया भी इक्वल होगा, सेंटर के ऊपर सेंटर भी होगा, नहीं तो दो सर्कल इक्वल हो ही नहीं सकते। तो ट्रू है। इन फिगर 5.9 ए बी पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है, वही है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें बस एक्सियोम लिखनी है वही कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है, दोनों चीजें गिवन है। तो जब दो चीजें एक ही चीज के इक्वल होती हैं तो वह आपस में भी इक्वल होती हैं। एक्सियोम था, कैन यू सी एक्सियोम, ये देखिए पहला वाला है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। तो ये इसी से हो जाएगा ये। बस इसमें लिखना है ए बी इक्वल टू पी क्यू और एक्स वाई इक्वल टू पी क्यू या पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, एक्सियोम 1 अभी मैंने आपको दिखा दिया, बाई एक्सियोम 1 ए बी इक्वल टू एक्स वाई, हो गया सिंपल, ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ट्रू है। नेक्स्ट, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। देखो इनको डिफाइन करना है, जो मैं बोलूंगा आप वो भी लिख सकते हो और अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वे लाइन जिन्हें हम चाहे राइट में भी कितना ही बढ़ाएं या लेफ्ट में भी कितना ही बढ़ाएं वो मीट ना करें, उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। लाइंस which do not meet on either side when increased indefinitely are called parallel lines। अब इसमें कुछ ऐसे भी टर्म आएंगे जो लगेगा कि डिफाइन करने की जरूरत है, तो वो भी आपको लिखना है अपनी तरफ से, जो आपको समझ में आता है कि ये लग रहा है कि डिफाइन करने की जरूरत है, अनडिफाइंड टर्म है। तो पैरेलल लाइंस को कैसे डिफाइन करेंगे? टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस व्हेन दे डू नॉट मीट ऑन आइदर साइड when increased indefinitely। यानी दो लाइनों को तब हम कहते हैं कि वो पैरेलल लाइन होगी जब वो किसी भी तरफ ना मिले, जब उनको indefinitely यानी अनंत रूप से कितना भी बढ़ाया जाए और ना मिले, तो उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन दोज इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जब दो लाइनें एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं तो उसे परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, है ना। लाइंस विच मेक राइट एंगल टू ईच अदर, वो भी कह सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से डिफाइन करना है। यानी टू लाइन व्हेन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। जब दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं तो परपेंडिकुलर लाइन है। या आप ये भी कह सकते हो जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर स्टैंड करती है 90 डिग्री पर
तो वो परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो ये डिफाइन अपनी तरफ से आपको लिखनी है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। लाइन सेगमेंट, अ लाइन विद डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन, किसी लाइन का पार्ट होता है लाइन सेगमेंट, या लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ, जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। या आप ये भी कह सकते हो टर्मिनेटेड लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जो लाइन टर्मिनेट हो रही हो, लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ उस खत्म हो रही हो, उसे हम लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डिफाइन आपको अपनी तरफ से बना के लिखना है बेटा। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? इट इज लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द बाउंड्री। सर्कल के सेंटर से अगर बाउंड्री को ज्वाइन करे, ये सर्कल का सेंटर है और ये बाउंड्री है, ये वाली, ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसी को तो रेडियस कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल टू द बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसमें कुछ ऐसे टर्म आ सकते हैं जिन्हें डिफाइन कर अनडिफाइन, जैसे सेंटर को आप डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, अपनी तरफ से बना सकते हैं, पर वो एक्सेप्टेड है या नहीं है वो देखने वाली बात होती है। जैसे सेंटर क्या होता है? द पॉइंट फ्रॉम वी ड्रॉ अ सर्कल, वो पॉइंट जिससे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना। तो यही बोला हुआ इसमें कि पहले आप डिफाइन करो और देखो, जब उनको आप डिफाइन करते हो तो कुछ ऐसे टर्म भी आते हैं क्या जो नॉन डिफाइन है, अनडिफाइंड है, उन्हें डिफाइन करने की जरूरत होती है। भाई अगर मान लो आपको तो पता है सेंटर क्या होता है, आप बड़े बच्चे हो, क्लास 9th में हो, इसलिए अब जैसे कोई बच्चा 1st या 2nd क्लास का होगा तो उससे पूछा जाएगा सेंटर क्या होता है, बता पाएगा? तो वही कहने का मतलब है कि सेंटर को आप उसे क्या बताओगे? बेटा वो जगह जहां पे कंपास को रखते हैं ना, कंपास के निडल को रखते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं सर्कल एक रेडियस लेके, तो उस जगह को, उस पॉइंट को सेंटर कहते हैं। फिर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट क्या होता है? अब वो पूछ लेगा बच्चा, सर पॉइंट क्या होता है? अरे यार, जिसका कोई पार्ट नहीं होता, पॉइंट की ना तो कोई लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, तो ये पार्ट क्या होता है? जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई ना हो, ये लंबाई चौड़ाई ऐसे करके है ना, ये यही तो बात हुई है यूक्लिड ज्योमेट्री में, यही तो डिस्कस हुआ है कि जब हम पॉइंट को, लाइन को, प्लेन को डिफाइन करने लगते हैं तो कुछ ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जो फिर और नॉन डिफाइन होती है वो, इसलिए पॉइंट को, लाइन को, प्लेन को वो मान लिया गया है अनडिफाइंड टर्म, उसे डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है आपको मैथ्स में। तो रेडियस क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द बाउंड्री। मैं जो बोल रहा हूं जरूरी नहीं कि आप वही लिखो, अपने हिसाब से आप लिखिए, बस कंफर्म कर लेना किसी टेक्स्ट बुक से। स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं और सभी साइड इक्वल होती हैं। या एक क्लोज्ड पॉलीगन विद 4 साइड, रेगुलर, ऐसे नहीं, अ रेगुलर पॉलीगन विद ईच एंगल 90 डिग्री इज स्क्वायर। एक रेगुलर पॉलीगन जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, हाँ, रेगुलर पॉलीगन विद 4 साइड एंड ईच एंगल 90 डिग्री, क्योंकि पॉलीगन तो है स्क्वायर लेकिन रेगुलर भी है। ऐसे रेगुलर पॉलीगन तो रोम्बस भी हो सकता है 4 साइड वाला, लेकिन हमें इसमें एक एंगल 90 डिग्री का बोलना पड़ेगा, तब वो स्क्वायर बन जाएगा। तो डिफाइन अपने, स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी एंगल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, सभी साइड इक्वल होती है, या जिसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर के बाद कंसीडर द टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। अब यहाँ 2 पोस्टुलेट की बात कर रहे हैं, क्या है ये? गिवन एनी 2 distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B। मतलब 2 पॉइंट अगर A और B है और एक थर्ड पॉइंट भी है C जो उनके बीच में है। सेकंड बात, there exists at least 3 point that are not on the same line। ऐसे 3 पॉइंट भी हो सकते हैं जो सेम लाइन पर ना हो, तो दोनों बातें सही हैं। अब आगे लिखा हुआ है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। अनडिफाइंड टर्म क्या इनमें है? हाँ है, जैसे पॉइंट है अनडिफाइंड टर्म। डिस्टिंक्ट पॉइंट बोला हुआ है ना, पॉइंट बोला हुआ है ना, ये अनडिफाइंड टर्म है। आर दीज
पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है, क्या ये मतलब लग रहा है कि सही है? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड के किसी पोस्टुलेट से आते हैं? तो ये कंसिस्टेंट है या नहीं है? हाँ है, क्योंकि देखो ऐसा हो तो सकता ही है कि दो पॉइंट हो ए और बी, और एक थर्ड पॉइंट हो जो इनके बीच में आ जाए सी। ये एक प्लेन पे भी हो सकता है और एक 3D में भी हो सकता है। 3D में कैसे? एक बच्चा वहां खड़ा है, वो उसको पॉइंट ए मान लिया, एक बच्चा यहां खड़ा उसे पॉइंट बी मान लिया, एक बच्चा हम दोनों के बीच में यहां पे खड़ा है या थोड़ा ऊपर उसको खड़ा कर दिया डेस्क लगा के, है तो वो ए और बी के बीच में ही वो बच्चा सी। तो 3D में अगर आ जाए, जरूरी तो ना एक लाइन में ही हो, जैसे एक बच्चा वहां खड़ा है ए पॉइंट पर, एक बच्चा यहां खड़ा है बी पॉइंट पर, और एक बच्चे को डेस्क लगा के ऊंचा कर दिया और उसको खड़ा कर दिया, उसको बोल दिया सी पॉइंट, तो वो सी ए और बी के बीच में ही तो है। पर जरूरी तो नहीं है कि वो मिड पॉइंट हो या बिल्कुल लाइन के एक लाइन पर हो। तो ये कंसिस्टेंट है, मतलब कि ये बात सही हो सकती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। डू दे फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड के किसी पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? अच्छा एक मिनट, दूसरा पॉइंट पहले डिस्कस कर लें। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, 3 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो सेम लाइन पे ना हो। हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अभी मैंने पहला वाला एग्जांपल यही दिया है। तो ये पहले वाले क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि तीनों पॉइंट एक लाइन में हो, जैसे मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ किया, ये तीनों एक लाइन में है। लेकिन दूसरे वाले के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, सी ये रहा, ए बी और सी, अभी भी ये ए और बी के बीच में ही है सी, एक लाइन में नहीं है पर है उसके बीच में ही। तो ये पॉसिबल है, दोनों बातें पॉसिबल हैं और ये कंसिस्टेंट है। अब सवाल यह है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं ये किसी? गिवन, तो ये इस पोस्टुलेट एक्सियोम से ये दोनों बातें निकल के आ सकती है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन पासेस थ्रू देम, एक्सियोम 5.1 है। यहां से ये पोस्टुलेट से ये मतलब ये एक्सियोम से ये चीजें एक्सप्लेन की जा सकती हैं कि मान लो पॉइंट पहले वाले में बोला हुआ है गिवन इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, हाँ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी है, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। हाँ हो सकता है, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट का जब मिलाओगे एक लाइन आएगी, अब उस लाइन पे पॉइंट सी तो कहीं हो ही सकता है ना, है कि नहीं? और दूसरा जो बोला हुआ है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, और ऐसा भी हो सकता है कि 3 पॉइंट हो पर सेम लाइन पे ना हो, तो वो 3 पॉइंट एक प्लेन में नहीं होंगे, 3D में भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है, देखो ये रहा, ये सेम लाइन में नहीं है, तीनों पॉइंट अलग अलग पॉइंट भी तो हो सकते हैं, ए बी सी। तो दोनों बातें पॉसिबल हैं कि दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट हो सकता है, या ये भी पॉसिबल है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो। तो ये एक्सियोम 5.1 को फॉलो करता है, ये यूक्लिड के किसी पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता ये स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, चले आगे, चले बेटा आगे। अब क्वेश्चन 4, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू ए बी, यानी पॉइंट सी है ए और बी के बीच में है और कुछ इस तरह से है कि ए सी बराबर बी सी है, देन प्रूव दैट ए सी इज हाफ ऑफ ए बी। तो आपको प्रूव करना है जो ए सी जो है वो ए बी का हाफ है, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। ठीक है, चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, देखो ये पॉइंट ए है और बी है, और इसके बीच में पॉइंट सी आता है, ये रहा सी। अरे एक मिनट, सी को ऐसे करना है कि इसके इक्वल हो, बिल्कुल यहाँ बीच में रखना है। तो ये पॉइंट ए बी है और उसके बीच में पॉइंट सी है, यहां बोला हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये तो गिवन है। अब यहां देखो ये जो ए सी और बी सी है ये ए बी को कोइंसाइड कर रहा है,
जो हमने एग्जाम्पल में एक इस्तेमाल किया था कोइंसाइड वाला क्वेश्चन। AC और BC AB को ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है, इसको कहते हैं कोइंसाइड करना, ढक लेना यानी पूरी तरह से। AC प्लस BC कोइंसाइड, कोइंसाइड किसको, AB, है ना। AC प्लस BC किसको कोइंसाइड करता है, कोइंसाइड्स AB। तो इसका मतलब ये इक्वल होंगे, क्योंकि एक्सियोम ने क्या बोला, जो चीजें एक दूसरे कोइंसाइड करती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो AC प्लस BC इक्वल टू AB। अब यहां AC और BC इक्वल है, ये AC और BC इक्वल है, तो दोनों को हम AC बोल सकते हैं। AC प्लस AC बराबर AB, तो 2AC बराबर AB, 2 इधर आके 1/2 हो जाएगा, तो AC हाफ ऑफ AB। लो जी प्रूफ हो गया, AC जो है AB का हाफ है, यही तो प्रूफ करना था डायग्राम के थ्रू। बस इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया बहुत आसानी से कि AC प्लस CB जो है वो AB को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये इक्वल होंगे, है ना। एक्सियोम यहां देखो, एक्सियोम देखते हैं। ये पहला एक्सियोम है, थिंग्स विच आर इक्वल, नहीं कोइंसाइड वाला चौथा, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, इसी को इस्तेमाल किया यहां पर, है ना। AB प्लस BC कोइंसाइड्स AB, इसलिए AC प्लस BC इक्वल हो AB, फिर AB BC की जगह AC लिख दिया क्योंकि दोनों इक्वल है, 2AC हो गया, 2 इधर आ गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए अब, 5th पर। अब क्वेश्चन 4 में जो बोला है C बन गया मिड पॉइंट, C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, है ना। C बीच में आ रहा है क्योंकि AC और BC इक्वल है, तो C मिड पॉइंट है। आगे बोल रहा है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, प्रूफ करना है कि हर लाइन सेगमेंट का केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ये तो बात हमें भी पता है कि एक ही होता है, कि जैसे मान लो ये पेन है तो इसका एक ही तो मिड पॉइंट होगा, दो तो नहीं होंगे। तो ऐसी बातों को प्रूफ करना हो ना तो उल्टा मानना पड़ता है, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। मान लो इसके 2 मिड पॉइंट होंगे, तो देखो सॉल्यूशन, पहले हम फिगर चौथे वाले को दोबारा ड्रॉ करेंगे। इसमें क्या था, बीच में C था, देखो टू प्रूव करना है C इज ओनली मिड पॉइंट या ओनली C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ओनली C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का एक ही मिड पॉइंट C है, ओनली वन, है ना। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम यहां लिख देते हैं कि चलिए मान लेते हैं देयर इज अनदर सॉल्यूशन में, और लेट फॉर ए मोमेंट, एज्यूम फॉर ए मोमेंट, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए मान लेते हैं कि देयर इज अनदर मिड पॉइंट, देयर इज अनदर मिड पॉइंट, अनदर मिड पॉइंट D ऑफ AB, ठीक है। एक और मिड पॉइंट है D जो AB का है, मान लो कहीं होगा, मतलब अलग मान लो, होता तो एक ही, लेकिन ऐसे मेथड हम अप्लाई करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है हुआ कि AD हाफ ऑफ AB होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो हाफ होगा ही, और जो हमने पीछे प्रूव किया था AC हाफ ऑफ AB, ये तो क्वेश्चन 4 में प्रूफ किया ही है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो AC जो है हाफ ऑफ AB होगा। अब एक बात बताओ, ये AD भी AB का हाफ के इक्वल है, AC भी AB के हाफ के इक्वल है,
तो जब दोनों एक ही चीज के इक्वल हैं तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए, है ना। एक्सियोम था ना, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर ये दोनों एक ही चीज के इक्वल हैं तो ये आपस में इक्वल होंगे, इसलिए AD बराबर AC। अब गौर करना फिगर पे, A से D और A से C दोनों इक्वल बता रहे हैं। ये तो तभी पॉसिबल है जब C और D एक ही पॉइंट होंगे, क्योंकि C अलग हो D अलग हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं भाई। अगर ये कहता है कि AC ये रहा, फिर कहता है AD ये रहा, इक्वल है, बीच में इक्वल टू साइन लगा हुआ है, तो इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल when C and D are same point या coincide, are same point और coincide, यानी एक ही पॉइंट हो जाए, एक ही जगह पे आ जाए। C और D अलग अलग हो ही नहीं सकते। इससे ये प्रूफ हो गया कि AB का एक ही मिड पॉइंट है C, क्योंकि C D एक ही हो गए। Hence there can be only one midpoint of a line segment। किसी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, और वो मिड पॉइंट यहां पर C है। दैट इज C is only C is midpoint, that is only C is midpoint of AB। ठीक है, क्योंकि आपने दो मिड पॉइंट माने, लेकिन बाद में प्रूफ तो एक ही हुआ कि C और D अलग अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि C और D अलग होंगे तो ये AD और AC इक्वल नहीं हो सकते, जबकि AD और AC इक्वल आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, इसमें इन फिगर 5.10 इफ AC इक्वल है BD के, यहां बोला हुआ है कि AC इक्वल है BD के, तो प्रूफ करना है कि AB और CD भी इक्वल होंगे। चलिए करते हैं इसे प्रूफ। देखो AC इक्वल है BD के, ये गिवन है। अब हमने एक एक्सियोम पढ़ा था कि इक्वल में से इक्वल को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर भी इक्वल आता है ना, एक्सियोम है। वो कहां पर है, ये रहा, थर्ड है। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल, यानी इक्वल में से अगर इक्वल माइनस करें तो रिमाइंडर भी इक्वल आता है। तो इसमें यही करना होगा हमें, इसमें BC माइनस करना होगा दोनों तरफ से, सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ साइड। तो AC माइनस BC और BD माइनस BC। अब जब AC में से BC माइनस करना, AC यहां तक है, उसमें से BC माइनस कर दिया तो AB बचा, और BD में से BC माइनस कर दिया तो CD बचा। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, है ना भाई। इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर भी इक्वल आएगा। तो इक्वल यानी BC दोनों तरफ से माइनस किया है, यानी एक ही चीज माइनस कर सकते हो आप, दोनों तरफ एक ही चीज को प्लस कर सकते हो, दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों तरफ किसी भी इक्वेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, Why is axiom 5 in the list of Euclid axiom considered universal truth? Note that the question is not about the fifth fall. Axiom 5 जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना जाता है? Axiom 5 पर आओ पहले।
यूनिवर्सल ट्रूथ तो सारे ही हैं यार। वो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, वही एक्सियोम 5 मेरे हिसाब से जो मुझे याद आ रहा है, ये एक्सियोम 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये भी मतलब कोई पूछने वाली बात है? होल यानी जैसे पूरा है, वो अपने किसी पार्ट से बड़ा ही तो होगा, पार्ट से होल बनता है ना, तो पार्ट बड़ा होगा या होल बड़ा होगा? होल ही बड़ा होगा। अब पूरी पेंसिल ये होल है, इस पेंसिल का एक पार्ट निकाल दिया, तो वो पार्ट अपने होल से तो बड़ा ही होगा, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है। अब ये पूरा ब्रह्मांड होल है, जिस धरती पे रहते हैं, जिस ब्रह्मांड में हम सब हैं, ये पूरा होल हो गया, और हम उसी के पार्ट तो हैं, तो क्या हम ब्रह्मांड के बराबर या उससे बड़े हैं क्या? दैट इज व्हाट, इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसे अपने लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना है। ये ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज में से एक्सप्लेन करेंगे कि होल हमेशा अपने पार्ट से बड़ा होता है, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ये एक्सियोम 5 लिस्ट में इनके है। इस तरह से आपका ये एक और चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव अ हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।